हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम्स करेंगे। जेई मेन पीवाईक्यूज 2022 और 23 के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल of two turns produces a magnetic induction B1 at its center. The coil is unwound and is rewound into a circular coil of 5 turns, and the same current produces a magnetic induction B2 at its center. The ratio of B2 upon B1 is। तो कौन कौन सी बातें दिमाग में आनी चाहिए? पहली बात तो ये कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ बोला हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, कभी कभी इसको मैग्नेटिक फील्ड बोला होता है, कई बार मैग्नेटिक इंडक्शन, और कई बार इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है। मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर बोला हुआ है, इंडक्शन मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहाँ पर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें अनवाउंड करके फिर रिवाउंड किया हो, तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? तो हमेशा याद रखो कि लेंथ उस वायर का कांस्टेंट रहेगा, और लेंथ कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू सरकमफरेंस, मतलब n इंटू 2πr, इसको कांस्टेंट बने रहना है। अब इसमें 2π तो कांस्टेंट है ही, हम बोल सकते हैं कि n इंटू आर, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू रेडियस, विल रिमेन कांस्टेंट। एक बात तो ये दिमाग में आनी चाहिए थी। दूसरी बात, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4π 2π NI/R। तो हमको ऐसी ही हैबिट होनी चाहिए लिखने की। इस फॉर्मूले को इस शेप में लिखने से गलती होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। नहीं तो बच्चे कहते हैं म्यू नॉट NI/R, क्योंकि पाई कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होकर म्यू नॉट NI/2R टेस्ला, ऐसा बोलते हैं। तो हमको बचना चाहिए। ये फॉर्मूला कंप्लीट इस तरह से लिखने की हमको हैबिट होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π NI/R। अब यहाँ पर हमको कंपेयर करना है किसको? B2 और B1 को। अब इसी फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि ये 2π 4π म्यू नॉट, और दोनों में करंट सेम है। इसका मतलब अभी इस सवाल के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, ये N/R से है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात दिमाग में आ जाती है। तो सीधे यहाँ क्या लिखेंगे? N2/N1, और रेडियस से इनवर्स प्रोपोर्शन यानी R1/R2 लिखेंगे। और इस फॉर्मूले से R1/R2 क्या लिखा जा सकता है? N2/N1, क्योंकि N इंटू आर यदि कांस्टेंट है तो N और R कैसे होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी R1/R2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको रेडियाई नहीं दिए हुए, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। तो यदि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो R1/R2 क्या हो जाएगा? N2/N1। तो ये होगा N2² तो बस नंबर ऑफ टर्न्स की स्क्वेयरिंग करके उसका रेशियो ले लेना है। N2 इज गिवन टू बी 5, यानी ये होगा 25, और 2² यानी 4, यानी रेशियो हो जाएगा 25:4, एंड सो ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब एक ही बात है। और जब भी कभी किसी कॉइल को अनवाउंड करके रिवाउंड करते हैं तो लेंथ कांस्टेंट होती है, यानी प्रोडक्ट NR इज कांस्टेंट, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और सेंटर पर फील्ड का फॉर्मूला इस तरह लिखें। अभी तो ये काम नहीं आ रहा है, क्यों लिखना चाहिए बाद में आपको बताता हूं मैं, पर इस तरह लिखना चाहिए हमेशा इस फॉर्मूले को। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉइल्स में करंट सेम था, तो B इज प्रोपोर्शनल टू N/R, ऐसा रेशो लिखकर, और रेडियस का ये जो रेशो है इसको नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म्स में लिख देंगे। तो ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला N2² तो 25/4। और ये यदि आपने रिजल्ट याद रखा तो कुछ सेकेंड्स में आपको आंसर मिल सकता है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार और पूछा गया अभी 22-23 में ही, किसी और पेपर में आया हुआ है। तो सीधे N2²/N1² यानी 25/4 सीधे आंसर कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 0.1
kilo electron volt moves at right angle to Earth's magnetic field of 10 to the power minus 4 Weber per meter square. The frequency of oscillation of the electron will be, take mass of electron 9 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम. तो या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पता होंगे, मैं लिखता हूँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो वो होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर और आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. पर ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तब उसके ऊपर फोर्स लगता है मैक्सिमम. फोर्स का क्या फॉर्मूला है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा. ये स्केलर फॉर्म में. वैसे ये वेक्टर फॉर्मूला मालूम होगा आपको, एफ बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी एफ जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट वी और बी का. अब क्योंकि यहाँ थीटा है 90, तो फोर्स होगा मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा क्यू वी बी. और ये फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से. और क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन में, और इसलिए वो होगा यूसीएम. और यही फोर्स क्यूवीबी ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. ये रिलेशन यदि याद आ जाता है आपको तो यहाँ से रेडियस भी निकल कर आती है. अब रेडियस कितनी होगी, वो होगी एम वी अपॉन क्यू बी. एक वी तो कैंसिल आउट हो गया है. और एम वी ये मोमेंटम होता है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, 2m के अपॉन क्यू बी. तो ये रेडियस, यानी रेडियस डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, मोमेंटम पर या एनर्जी पर. पर जब आप टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, टाइम पीरियड कैसे आएगा, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई आर. एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर हुआ विद स्पीड v, और यहां से r बाय वी निकाल लो आप. ये एक v कैंसिल हुआ, r अपॉन वी होगा m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी. ऐसा हो जाएगा टाइम पीरियड. और इसका रेसिप्रोकल वो होगा फ्रीक्वेंसी. तो आप देख रहे हैं टाइम पीरियड इस एनर्जी से इंडिपेंडेंट है. मतलब ये एनर्जी जो दी हुई है ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमको सीधे वो फॉर्मूला लगाना है. क्योंकि ये है टाइम पीरियड तो इसका रेसिप्रोकल ही तो फ्रीक्वेंसी होगा. तो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. तो वो एनर्जी से कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रीक्वेंसी ऐसे निकल कर आ जाएगी हर्ट्ज में. अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये उसका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 10 टू दी पावर माइनस 4 SI यूनिट्स में अपॉन 2 पाई. पाई मतलब 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31. ये सब सॉल्व करने पर आपको आंसर ये मिलने वाला है 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 6. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. तो ये फॉर्मूले भी डिराइव हो गए बाय द वे. आगे बढ़ते हैं. Two concentric circular loops of radii r1 equals to 30 centimeter and r2 is equal to 50 centimeter are placed in xy plane as shown in figure. A current 7 ampere is flowing through them in the directions as shown in figure. The net magnetic moment of the system of two circular loops is approximately. तो ये दो सर्कुलर लूप्स हैं, कोसेंट्रिक कोप्लेनर, और ये प्लेन कौन सा है, ये है एक्स वाई प्लेन. अब किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसा होता है. यदि वो लूप है तो टर्न 1 होगा, यानी सीधे लिखेंगे आई ए, और ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. अभी बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं. तो हमको चाहिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा करंट इनटू एरिया, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाफ ओपन राइट हैंड पाम, जिसमें फिंगर्स को रख देते हैं हम करंट की डायरेक्शन में. थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन. तो यदि ये एक्स वाई प्लेन में है दोनों, इसके लिए यदि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, करंट है 7 एम्पियर, रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर इस इनर लूप का. डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, तो ऐसा होगा बाहर. और बाहर मतलब ये क्या है, z की पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस है. कैसे मालूम पॉजिटिव z एक्सिस है, तो I क्रॉस j, ये क्या होता है k.
तो ये है पॉजिटिव जेड एक्सेस, यानी इधर यूनिट वेक्टर होगा के कैप। और इसके लिए जब निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसे रख लेंगे हथेली को, तो थंब आएगा बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, मतलब वो हो जाएगा जेड का नेगेटिव साइड, मतलब ही माइनस के कैप आ जाएगा इसके मैग्नेटिक मोमेंट के साथ में। तो इस बात का ध्यान रखकर दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स को वेक्टोरिकली ऐड करना है। तो इनर की बात करें यदि, तो करंट कितना है 7, तो 7 को तो मैं बाहर कर देता हूँ, या फिर अभी लिख लेते हैं 7 करंट इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब ही कितना 30 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर, ये हुआ करंट इंटू एरिया। अब इसको डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन जैसा अभी हमने बात की थी ये होगा जेड का पॉजिटिव, यानी के कैप आ जाएगा यहाँ। और अब दूसरे वाले का वो कितना होगा, करंट है 7, करंट है 7 पाई, रेडियस कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा जेड की नेगेटिव साइड, मतलब माइनस के, तो ये के और यहाँ लगा देता हूँ माइनस। तो ये एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ये दूसरा है, दोनों में माइनस साइन है। आगे इसको सॉल्व करें तो 7 और पाई ये तो दोनों में कॉमन है, साथ में 10⁻⁻4 भी कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ से क्या बचेगा 30 का स्क्वायर, मतलब 900 के कैप, और इधर क्या बचेगा 2500 के कैप, माइनस 2500 के कैप। तो ये कितना होगा 1600, और कैसा माइनस के, तो माइनस यहाँ रख दिया मैंने, 7 पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1600, और क्या आएगा के कैप, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, माइनस बतला रहा है। सबको सॉल्व करेंगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 3.52 और माइनस के कैप, और ये आएगा आंसर किस में, एम्पियर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एसआई में हम वर्क कर रहे हैं। इसका आंसर होगा बी। तो आखिरी तक इसको सॉल्व करके थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हो जाएगा 3.5, इसलिए वो 2 आया है। अब ये ही सॉल्व होकर 3.5 आएगा विद माइनस साइन, और क्या के कैप, ये दो जीरोज हैं, ये देख रहे हैं आप, ये 10⁻⁻2 बन जाएगा, और फिर सॉल्विंग करने पर ये आएगा आंसर। तो ऐसा ना सोचें कि नीचे 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई लॉजिक नहीं लगाएं। आखिरी तक सॉल्व करके इत्मीनान के साथ में आंसर कंफर्म करके फिर टिक करेंगे। तो आंसर बी इज करेक्ट, इसका आंसर है बी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेलोसिटी सिलेक्टर consists of electric field E vector is equals to E k cap and magnetic field B vector is equals to B j cap with 12 millitesla. The value E required for an electron of energy 728 electron volt moving along the positive x-axis to pass undeflected is given mass of electron 9.1 times 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो जैसे ही आप ये पढ़ते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सेस को पास करता है अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स और मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स, क्योंकि दोनों फील्ड्स प्रेजेंट है, मैग्नेटिक भी इलेक्ट्रिक भी, उस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक ओरिजिन का, एक मैग्नेटिक ओरिजिन का। और यदि फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और उसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वो अनडिविएटेड पास हो जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगा। यानी आपको ये याद आ जाना चाहिए था कि ये है इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स और ये है मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स। मालूम होगा आपको, ये वेलोसिटी सिलेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ई इज इक्वल टू ई वी बी, एग्जाम में ये याद आ जाना चाहिए डायरेक्ट। अब ई कैंसिल आउट, हमसे यही पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है हमसे, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो V इंटू बी। अब V कहाँ से आएगा, V कैसे आएगा, तो हमको एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर ये ध्यान देंगे, एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये दे रखी है हमको 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से V वर्कआउट हो जाएगा 2E अपॉन m, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो बस ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है आपको, b होगा और स्क्वायर रूट में 2e अपॉन m। तो फिर इसको सॉल्व करने पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। b कितना है, तो b है 12 मिली टेस्ला, तो मिली है यानी इसको टेस्ला बनाना पड़ेगा 10⁻³ उसके अलावा 2e एनर्जी दी है हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 728 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमको बनाना पड़ेगा, ये क्योंकि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका हमको जूल बनाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशनशिप है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल। तो क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 और मास इलेक्ट्रॉन का ये दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये मास दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी आपको और इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर आपका आंसर ये 12 इंटू 10⁻³ बिल्कुल ठीक है। ये सॉल्व होकर बहुत इजी सा वैल्यू आ रहा है 256, तो ये आप कर लेंगे 12 इंटू 10⁻³ और स्क्वायर रूट के अंदर ये सब कुछ सॉल्व होने के बाद ये आ रहा है 256 इंटू 10⁻12। बस आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 तो ये हो जाएगा 12 और ये 6 आएगा बाहर, यहाँ लिखता हूँ मैं 12, ये 16 और ये -3 है और ये 6 है, मतलब 10⁻3। ये किस में आएगा आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं आप वोल्ट पर मीटर में, और इसको यदि किलो वोल्ट पर मीटर लिखना चाहें तो बस इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 192 किलो वोल्ट पर मीटर। A triangular shaped wire carrying 10 ampere current is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla as shown in figure. The magnetic force on segment CD is, तो ये है वो वायर ABCDE और इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला में रखा हुआ है। हमको चाहिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन CD, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो किसी एलिमेंट पर फोर्स, करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो किसी एलिमेंट पर फोर्स ये होता है IDL, उस एलिमेंट की लेंथ IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और अब इसको यदि ओपन करें और इंटीग्रेट भी कर दें साथ में तो ये तो हो जाएगा F फोर्स जो किस पर आया, CD पर। अब CD में ही हमको ऐसा कोई एलिमेंट चूज करना है छोटा सा और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी लेंथ बन जाएगी, यानी ये होगा I इंटू CD इंटू B, ये क्रॉस प्रोडक्ट से मैं कर रहा हूँ, और फिर इन दोनों के बीच करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल का यहाँ लेना पड़ेगा साइन। अब वो कितना होगा, तो ये है वो एलिमेंट, यहाँ पर होगा कहीं वो DL और ये है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल होगा। अब ये 60 है क्योंकि ये दे रखा है हमको कि BC CD और BD ये तीनों ही 5 सेंटीमीटर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, इंटीरियर 60 तो एक्सटीरियर भी 60 होगा, और यही है IDL और B के बीच एंगल, तो यहाँ लेना पड़ेगा हमको साइन 60। और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो करंट कितना है, करंट तो है 10 एम्पियर, CD की लेंथ कितनी है, तो वह 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, ये सब SI में चल रहा है, और ये होगा रूट साइन 60 इज √3/2, और इस सब को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से बार बार यही कह रहा हूं मैं आपसे कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। सवाल का जो प्रॉब्लम था वो तो यहाँ दूर हो गया है कि कैसे वो सॉल्व होगा, बाकी तो ये मैथमेटिक्स से आप कर लेंगे इसको। मैं आपको इसका आंसर बतलाता हूँ, इसका आंसर है ऐसा आने वाला है 12.5 √3
ये मैंने सॉल्व कर रखा है 12.5 रूट 3 अपॉन 100, यानी ये होगा 0.216 न्यूटन, 216 न्यूटन। तो ये इसका आंसर है, पर करना कैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आंसर सी इज करेक्ट। तब ये नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट carrying circular loop is B1. The magnetic field at the distance of root 3 times radius of the given circular loop from the center on the axis is B2. The value of B1 and B2 will be. तो B1 है सेंटर पर फील्ड, कितनी होती है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर, 2 पाई एन आई अपॉन आर, ये सेंटर पर फील्ड। और B2 बोला हुआ है उसी कॉइल की एक्सिस पर फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ था 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, वो कितना दिया है रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी 3/2। अभी इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको रेशो चाहिए b1 अपॉन b2 का, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 ये अलग, और r स्क्वायर की पावर 3/2 इसको अलग लिखा, तो ये तो बन गया r क्यूब, और ये कितना होगा, तो ये होगा 4 की पावर 3/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, या 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर की पावर 3/2, यानी ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 3, यानी 8 बन जाएगा ये। इसको ऐसा लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 8r क्यूब, 8r क्यूब, तो ये r स्क्वायर से एक r और भी कैंसिल आउट हो गया। अब इसका रेशो ले लेते हैं, तो जब रेशो लेंगे b1 अपॉन b2 का, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है, 2 पाई एन आई को भी कैंसिल आउट हो जाना है, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में 1/r, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 8r, तो 8r अपॉन 1 होकर आंसर हो जाएगा 8:1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो ये बात हो रही है किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। और यदि भूल जाए कभी करंट सेंसिटिविटी, तो क्या याद आना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक आर्मेचर होता है जिसको मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच एक फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप से लटका देते हैं, उसके ऊपर आने वाला जो टॉर्क होता है आर्मेचर पर वो कितना होता है, तो वो होता है NIAB। और यदि वो जो वायर है फॉस्फर ब्रॉन्ज का, उसका टॉर्शनल कांस्टेंट C हो और उसमें ट्विस्ट आ जाए फाई का, तो ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये होगा रीस्टोरिंग टॉर्क C5। तो शॉर्ट में अभी हमने बात कर ली है, ऐसा याद आ जाना चाहिए NIAB इज इक्वल टू C5। अब करंट सेंसिटिविटी मतलब 5/I मैथमेटिकली, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, छोटा सा छोटा करंट, छोटे से छोटा करंट यदि लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कि वो सेंसिटिव है, यानी रेशो 5/I इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। 5 अपॉन I क्या होगा, NAB अपॉन C। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सी बात इसमें से सही लिखी है। करंट सेंसिटिविटी क्या करनी है, बढ़ानी है, मतलब 5/I को हमें बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, क्या नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करेंगे, नहीं इंक्रीज करेंगे, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक बात लिखी हुई है, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, यानी बी इज करेक्ट। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, ये बात सही लिखी है, एरिया ऑफ कॉइल को डिक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, हमको तो उसे बढ़ाना है, यानी दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर डिक्रीजिंग द टॉर्शनल कांस्टेंट, ये बात ठीक लिखी है, सी को यदि कम करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, यानी हमको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बी और डी करेक्ट है,
ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एज शोन इन फिगर, a metallic rod of linear density 0.45 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 45 degree with the horizontal. The minimum current flowing in the rod required to keep it stationary when 0.15 Tesla magnetic field is acting on it in vertically upward direction will be. Use G equals to 10 meter per second square. तो ये है वो वायर और इसको रखा है किसी इंक्लाइन प्लेन पर। ये फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन के साथ में, ये है वो वायर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इनवर्ड। तो हम यदि इसका साइड व्यू बनाएं तो इस तरह का दिखाई देगा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा और ये वो वायर, ये उसका हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हम साइड व्यू देख रहे हैं। तो डॉट दिखाया हुआ है मतलब करंट है अंदर, बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर। और यदि इसका मास है m और इसमें फ्लो होने वाला करंट है यदि I, तो एक फोर्स तो होगा mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये होगा mg। फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा हुआ है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, और ये यदि थीटा है तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, और एक आएगा mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन। ये हो गए mg के रिजॉल्व पार्ट्स, ये mg cos और ये होगा mg sin, और एक होगी नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू mg cos थीटा, और ये है अनबैलेंस फोर्स mg sin थीटा। इसी को बैलेंस हमको करना है, क्योंकि हमसे बोला हुआ है, क्या बोला है कि मिनिमम करंट कितना हो कि वो वायर स्टेशनरी रहे, मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो करना है। अब ये तो हुआ mg sin थीटा अनबैलेंस फोर्स नीचे, हमको एक फोर्स इधर रिक्वायर्ड होगा ऊपर की तरफ। अब मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स भी होगा यहाँ, करंट कितना है I, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि B है, वर्टिकली अप। अब करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये, तो फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन निकल सकती है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर ये करंट हो गया, तो इधर होगा मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स। डायरेक्शन तो ये है, मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 90 होने से IBL साइन थीटा वाले फॉर्मूले में साइन थीटा 1 हो गया, यानी ये फोर्स होगा मैक्सिमम कितना IBL, ये हो जाएगा फोर्स, यदि L उसकी लेंथ है वायर की, इसकी लेंथ लिख लेते हैं L, मास है उसका M, लेंथ L, करंट उसमें I फ्लो हो रहा है, तो ये होगा मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स। और अब इसको रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए इस एंगल को पता करते हैं कि ये एंगल कितना है। तो ये क्योंकि है हॉरिजॉन्टल और ये है इंक्लाइन, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो इधर फोर्स कितना, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा IBL cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आ जाएगा IBL sin थीटा। तो ये दोनों मिलकर तो n को बैलेंस कर लेंगे, और ये दोनों फोर्स यदि इक्वल होंगे तो इस पर नेट फोर्स जीरो होकर उसको हम स्टेशनरी रख सकते हैं वायर को। तो ये उसकी फिजिक्स है। अब बस सीधे करना क्या है हमको, mg sin थीटा, mg sin थीटा को इक्वेट कर देना है किसके साथ, IBL के साथ में, बस IBL नहीं बल्कि IBL cos थीटा। अब इस cos थीटा को इधर लाएं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होगा, थीटा है 45, tan 45 1, यानी इनको हम हटा ही सकते हैं। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो B बराबर क्या होगा, mg अपॉन IL, mg अपॉन IL। अब हमको मास और लेंथ अलग अलग नहीं दिए हुए, हमको दी हुई है लीनियर डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यानी m/l दिया हुआ है, m/l is 0.45, g की वैल्यू बोला है 10 लेने के लिए, और करंट कितना है, करंट इज 0.15 ऐसा यूनिट्स में है, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होकर ये आ गया 30 एम्पियर के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर ए इज करेक्ट। तो आसान सवाल है, यदि ये फोर्स डायग्राम आपसे बन जाता है तो। वायर ऑफ लेंथ 314 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 14 एम्पियर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज एम्पियर मीटर स्क्वायर में आंसर बताना है, गिवन पाई इज 3.14।
तो एक वायर है जिसको सर्कल के फॉर्म में बेंड किया है, तो इसको लूप बोलना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कॉइल। तो मान लो उस वायर की लेंथ है एल, तो एल बराबर होगा 2πr। इसका मतलब रेडियस उस लूप का हो जाएगा लेंथ अपॉन 2π। ये आ गया रेडियस। अब हमको चाहिए है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो एन तो 1 हो गया, करंट इनटू एरिया, और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। तो एक पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचता है आई एल स्क्वायर अपॉन 4π। अब करंट कितना है, करंट इज 14 एम्पियर में है, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 314 सेंटीमीटर, यानी 3.14 मीटर में। और ऐसा बोला है कि पाई को यूज करो 3.14, तो एक ये 3.14 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस ये आ जाएगा आपका आंसर 14 इंटू 3.14 अपॉन 4। और इस सबको सॉल्व करने के बाद में ये 10.99 आने वाला है, मतलब 11 के बहुत पास, यानी इसको फिल करेंगे 11 से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन, as shown in figure, a current of 2 ampere flowing in an equilateral triangle of side 4 root 3 centimeter. The magnetic field at the centroid O of the triangle is। तो ये है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया है यहाँ, और इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। ये है सेंट्रॉइड, जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, वो सब इंटरसेक्ट होते हैं। अब ये ऑल्टीट्यूड कहलाता है, ये ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, तो ये एंगल होगा 60, और यदि इसकी साइड है ए, तो ये कितना होगा, ए साइन 60, मतलब ए रूट 3/2। ये होता है ऑल्टीट्यूड। और ये जो सेंट्रॉइड है, इस ऑल्टीट्यूड को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। मतलब यदि इसको बोले हम ए बी सी और ये एन, तो ये ओ एन कितना होगा, इसकी हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है। ओ एन कितना होगा, तो ये होगा 1/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड, यानी ए अपॉन 2√3, ये इसकी वैल्यू होगी। तो साइड यदि ए है, तो ये लोअर जो पार्ट है ये ए अपॉन 2√3 होता है, ये रट लेना चाहिए। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा, स्ट्रेट कंडक्टर की फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4π आई बाय डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आपने पढ़ा होगा, फाइनाइट लेंथ का यदि वो वायर है करंट कैरिंग, तो उससे ये फील्ड होती है। अब यहाँ पर करंट हमको इस तरह से शो किया हुआ है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे निकाल लेंगे हम फील्ड यहाँ पर, और उसका कर देंगे 3 टाइम्स। और डायरेक्शन क्या होगा उसका, तो इस तरह से हाफ ओपन्ड राइट हैंड लेकर, जो सेंस ऑफ करंट है जैसे यहाँ दिख रहा है वो कैसा, एंटी क्लॉक, तो ऐसे रख दें, तो फील्ड होगी बाहर की तरफ, यानी डॉट की यहाँ नेट फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो एक से निकाल के 3 टाइम्स करना है। तो क्या करें, एक से कितना होगा, ये मैं नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन तो हमको मिल गई है, वो होगी डॉट की। तो ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस म्यू नॉट अपॉन 4π। फिर यहाँ क्या आएगा, आई करंट इज 2 एम्पियर, और ये होगा डी। जैसे इस वायर की मैं बात करूं, तो ये होगा डी, ये निकाल रखा है हमने उसको, ए अपॉन 2√3, और ए कितना है, साइड है 4√3, 4√3 पर वो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और कितना है 4√3, तो ये आ गई साइड, और 2√3 ऊपर चला जाएगा, 2√3। तो ये तो मैंने यहां तक सॉल्व किया है, 10⁻⁻7 रख देंगे इसे। करंट इज 2 एम्पियर, और ये डी का वैल्यू लिखा है, यह है डी 4√3 सेंटीमीटर। तो 4√3 अपॉन 2√3 आएगा, और 2√3 ऊपर चला गया। अब यहाँ क्या होगा, ये एंगल्स की बात होती है, इन दो एंगल्स की। तो ये 120 120 के होते हैं सब एंगल्स, ये आधे आधे, मतलब 60 60, यानी ये हो जाएगा 2 साइन 60। तो यहाँ आएगा 2, और साइन 60 इज √3/2। तो ये कुल मिला के इसका आंसर होगा। तो इसको आगे सॉल्व करें यदि,
तो इसको डाल दिया हमने 10 टू दी पावर -7, 10 टू दी पावर -7, ये एक √3 से कैंसिल, एक टू से कैंसिल, तो ऊपर क्या बच रहा है 2 इंटू टू √3, 2 इंटू टू, इसको भी कैंसिल ही कर दें 4 के साथ, यहाँ सिर्फ 3√3 बच रहा है, ये 3 और ये √3, और नीचे क्या है 10 टू दी पावर -2, ऊपर जाकर ये 2 होकर 10 टू दी पावर -5 हो गया, यानी 3√3 इंटू 10 टू दी पावर -5, और आंसर ही किस में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टेस्ला में आंसर आएगा, एंड सो ऑप्शन डी मस्ट